आज के सेशन में हम एनटीपीसी 2019 जिसका एग्जाम 2021 में हुआ था उसके पेपर को देखेंगे। यह पहला शिफ्ट था और 11 जनवरी को यह एग्जाम हुआ था। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है गीतात्मक कविता। कविता किस प्रकार की है? तो गीतात्मक है। कविता का नाम क्या है? तो माई मदर एट 60। माई मदर एट 60 यह किसने लिखी थी? यह मदर एट 60 जो है वह किसकी रचना है? तो यह कमला दास की रचना है। एनसीईआरटी में आपने देखा होगा यह कविता दिया हुआ है। जैसे गोदान के लिए मुंशी प्रेमचंद प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार माई मदर एट 60 एक अच्छी कविता मानी जाती है। अगला सवाल है इनमें से किसे भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है? तो दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक माना जाता है। तो उन्होंने ऐसा क्या किया था? उन्होंने एक फिल्म बनाई थी। कौन सी फिल्म बनाई थी? तो राजा हरिश्चंद्र बनाई थी। कब बनाई थी? 1913 में यह रिलीज हुई थी। ठीक है, उन्होंने इसको बनाया भी था और निर्देशित भी किया था। यह किस प्रकार की फिल्म थी? तो यह एक मूक फिल्म थी, मतलब इसमें साउंड नहीं था। वहीं भारत की पहली बोलती फिल्म जो है वह आलम आरा थी। आलम आरा जो है 1931 में रिलीज हुई थी। 13 को उलट दीजिए 31 आ जाता है। पहली मूक फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। और बोलती हुई फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। अगला सवाल कंप्यूटर से है। तो कंप्यूटर से क्या सवाल है कि जब कोई स्टोरेज डिवाइस होती है या पेरिफेरल यूनिट होती है तो उससे हम जब डेटा प्राप्त करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको एक्सेस टाइम कहते हैं। भाई एक्सेस करने में जो समय लगा उसी को एक्सेस टाइम कहते हैं। यही इसका आंसर है। प्रश्न क्या है? कंप्यूटर के संदर्भ में किसी स्टोरेज डिवाइस से डेटा प्राप्त करने या किसी परिधीय इकाई यानी पेरिफेरल यूनिट से डेटा प्राप्त करने के लिए लिया गया समय एक्सेस टाइम कहलाता है। पेरिफेरल यूनिट क्या होता है हम आपको बता चुके हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, ये सब पेरिफेरल डिवाइस है। अगला सवाल है अंतर्राज्य विवादों। देखिए, एक राज्यों के बीच जब विवाद होगा तो उसको अंतर्राज्य विवाद कहेंगे, और जब राष्ट्रों के बीच में, नेशंस, देशों के बीच में विवाद होगा तो उसको अंतर्राष्ट्रीय विवाद कहेंगे। ठीक है, तो प्रश्न है अंतर्राज्य विवादों के समन्वय के लिए भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत एक अंतर्राज्य परिषद का गठन किया गया? तो अनुच्छेद 263 अंतर्राज्य परिषद के गठन करने की बात करता है। संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में राज्यों और केंद्र सरकार के बीच समन्वय को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर्राज्य परिषद की स्थापना का प्रावधान है। ठीक है, इसका गठन कैसे होता है? तो परिषद का औपचारिक गठन 1990 में सरकारी आयोग की सिफारिश के बाद किया गया था, जिसे केंद्र राज्य संबंधों की जांच की थी। सरकारी आयोग किस लिए प्रसिद्ध है? तो केंद्र राज्य संबंधों के लिए। तो इन्होंने ही अनुशंसा की थी कि जो संविधान के अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्य परिषद के गठन की बात की गई है तो उसे गठित किया जाए। तो अंतर्राज्य परिषद जो होता है उसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश के भी मुख्यमंत्री होते हैं। अभी भारत के केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री देख लीजिए कहाँ कहाँ, तो पुदुचेरी में है, दिल्ली में है और जम्मू कश्मीर में है। तो देश के 28 राज्यों के मुख्यमंत्री, 3 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, और जो केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक होते हैं जैसे कि लक्षद्वीप हो गया या अंडमान निकोबार हो गया, तो उनके प्रशासक भी जो है इसमें सम्मिलित होते हैं। तो प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक भी जो है अंतर्राज्य परिषद में सम्मिलित होते हैं। अगला सवाल सहसंयोजक बंध से पूछा गया है। सहसंयोजक बंध दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के परिणाम स्वरूप निर्मित होता है। ठीक है, हम जानते हैं क्यों होता है, ताकि दोनों पूरी तरह से भरे हुए कोष को प्राप्त कर सके। हम लोग पढ़ते हैं ना परमाणु में KLM कोष होते हैं, पहला 2 होगा, फिर 8 होगा, फिर 18 होगा, ऐसा पढ़ते हैं ना, तो उसी की बात कह रहा है। उदाहरण के लिए हम कार्बन को देखते हैं। कार्बन क्या है भाई? तो ये परमाणु संख्या 6 है, यानी प्रोटॉन की संख्या भी 6 होगी, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे। ठीक है, अब देखिए जब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसके पहले कोष में जो है वह 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखिए नियम के अनुसार तो इसके दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो कार्बन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन किसी से साझा करके बंध बना लेगा और अपने अष्टक को प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार ये अपना अष्टक पूरा करता है और कार्बन के साथ CH4 का निर्माण करता है, जो कि सहसंयोजक बंध है। अगला सवाल है आंखों की फोकस दूरी को समायोजित कर निकट और दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को आंखों की क्या कहा जाता है? तो आंखों की समंजन कहा जाता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन कहा जाता है। देखिए आंखों की समंजन क्षमता की वजह से क्या होता है कि हम पास और दूर की चीजों पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। मान लीजिए आप सड़क के किनारे खड़े हैं और अपने मित्र से बात कर रहे हैं, तभी वहां से गाड़ी गुजरी, फिर आप गाड़ी को देखते हैं।
गाड़ी गुजरने के बाद फिर मित्र से आप बात करने लग जाते हैं। तो यह जो ध्यान हमने दूर और नजदीक का केंद्रित हमने किया है, यही तो पावर ऑफ एकोमोडेशन है, आंखों की समंजन क्षमता है। और इस समंजन क्षमता को हासिल करने में पश्चाप पेशियां आंखों की मदद करती हैं। और यह कहाँ होती हैं? तो आंखों के लेंस से जुड़ी होती है, यहाँ पे होती है यह, है ना। और यह हमारा लेंस है। देखिए, दूर की वस्तु को देखने के लिए ज्यादा फोकस दूरी होनी चाहिए। तो ज्यादा फोकस दूरी होनी चाहिए तो क्या होगा? लेंस जो है पतला होना चाहिए। इसके लिए क्या होगा कि ये पश्चाप पेशियां शिथिल हो जाती हैं, ठीक है। तो ये पतला हो जाता है, इसीलिए हम लोग, हमारी फोकस दूरी बढ़ जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है हमारी। तो फोकस दूरी जब बढ़ जाती है तो हम दूर की चीजों को देख पाते हैं। वहीं पास की चीजों को देखने के लिए क्या करते हैं? तो हमारी जो पश्चाप पेशियां वो सिकुड़ जाती है और लेंस जो है वो मोटा हो जाता है। और जैसे ही लेंस मोटा होता है तो उसकी जो है फोकस दूरी घट जाती है। तो समंजन क्षमता क्या है? तो आंखों की फोकस दूरी को समायोजित कर निकट और दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता है। प्रश्न है, सांची का स्तूप किस शहर के पास स्थित है? तो सांची भोपाल के पास स्थित है। वास्तव में सांची स्तूप जो है वह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। और यह जो रायसेन जिला है वह भोपाल के नज़दीक में है। प्रश्न है, 1992 में ब्राजील में आयोजित हुए यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट UNCED को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, 1992 में रियो सम्मेलन हुआ था। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में एक सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन का नाम जो है ऑफिशियल था UNCED। उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जो है पृथ्वी सम्मेलन, अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है। यह जो अर्थ समिट हुआ था 1992 में, इसके आउटकम्स क्या थे? तो इसमें रियो घोषणा पत्र जारी किया गया था जिसमें 27 सार्वभौमिक सिद्धांत थे। फिर एजेंडा 21 इसमें जारी किया गया था। एजेंडा 21 क्या है? तो यह सतत विकास के लिए एक व्यापक कार्य योजना थी जिसमें पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए रणनीतियों की रूपरेखा तैयार की गई थी। सतत विकास बार बार आता है। सतत विकास क्या है? ऐसा विकास जो क्षणभंगुर न हो या कुछ सालों तक न चले, ऐसा विकास जो कालांतर में सस्टेनेबल हो, हमेशा चलता रहे, उसे कहते हैं सतत विकास। फिर इसमें पर्यावरणीय संधियां भी की गई थी जिसमें 2 संधियां प्रमुख है। पहला है CBD जिसको कहते हैं कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता पर कन्वेंशन। और दूसरा है UNFCCC। UNFCCC का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। हिंदी में बोलेंगे जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा सम्मेलन। उसके बाद इसमें एक आयोग का भी गठन किया गया था, सतत विकास आयोग। सतत विकास आयोग का गठन किया गया था और ज्वलंत वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की गई थी। देखिए, पृथ्वी सम्मेलन जो 1992 में हुआ था उसकी पृष्ठभूमि 1972 में तय की गई थी। तो 1972 में क्या हुआ था? तो 1972 में क्या हुआ था? तो 1972 में जो है पर्यावरण पर पहला वैश्विक सम्मेलन हुआ था। उसके बाद जो है फिर अर्थ समिट होता है। पर्यावरण पर पहला वैश्विक सम्मेलन कब होता है? 1972 में। फिर उसके 20 वर्ष बाद 1992 में अर्थ समिट होता है ना। तो इसका ऑफिशियल नाम क्या था? तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट इसका ऑफिशियल नाम था। हिंदी में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था। यह सम्मेलन कब हुआ था? तो 5 से 16 जून 1972 को स्वीडन के स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था। तो स्वीडन की जो राजधानी है स्टॉकहोम, उसमें सन 1972 में जून के महीने में 5 से 16 तारीख तक एक बैठक आयोजित की गई थी। कौन सी बैठक? तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट, यह बैठक आयोजित की गई थी। यह क्या था? तो पर्यावरण पर पहला विश्व सम्मेलन था। देखिए, ये जो 5 जून है ना, 5 जून 1972 को पहली बैठक हुई थी। याद कीजिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। तो यही 5 जून जो है इसी के आधार पर मनाया जाता है, इसी के उपलक्ष्य में कि 1972 में 5 जून को यहाँ पर पहला जो है समिट हुआ था, पहला सम्मेलन हुआ था। 1972 के सम्मेलन का प्रमुख आउटकम था UNEP, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम जो है, इसका एक प्रमुख आउटकम था। इस सम्मेलन में पर्यावरण के अच्छे प्रबंध के लिए कई सिद्धांतों को अपनाया गया। एक घोषणा पत्र जारी किया गया जिसे स्टॉकहोम घोषणा कहा गया।
और यूएनईपी का निर्माण किया गया। और इसके जो लीडर्स थे, जो वहाँ इकट्ठा हुए थे, पृथ्वी की स्थिति की समीक्षा के लिए हर 10 साल में मिलने का जो है इन लोगों ने उस समय लक्ष्य रखा। तो खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है यूएनईपी इंपॉर्टेंट है, स्टॉकहोम घोषणा इंपॉर्टेंट है, और यह जो है 5 जून 1972 इंपॉर्टेंट है। और कहाँ हुआ था? तो स्टॉकहोम में हुआ था। अगला प्रश्न है, कृषि और आपदा निगरानी के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी कानपुर द्वारा परिकल्पित एवं विकसित नैनो सैटेलाइट का नाम क्या है? तो जुगनू। एक सैटेलाइट जो है 2019 के आसपास आईआईटी कानपुर ने जो है इसे लॉन्च करवाया था, तो उसका नाम क्या था? जुगनू था। आपने पढ़ा होगा कि कलाम सेट क्या है? तो कलाम सेट जो है विश्व का पहला 3D प्रिंटर से तैयार उपग्रह था। अगला सवाल है, यूनाइटेड नेशंस के 8वें महासचिव बान की मून मूलतः कहाँ के निवासी हैं? तो भाई यूएन के 8वें महासचिव कौन थे? बान की मून। और ये कहाँ के निवासी थे? तो दक्षिण कोरिया के। वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस जो है पुर्तगाल के निवासी, वह 2017 से अभी वर्तमान तक यूनाइटेड नेशंस के महासचिव हैं। यह क्रम में 9वें महासचिव हैं। 8वें कौन थे? बान की मून। 9वें कौन है? पुर्तगाल के निवासी एंटोनियो गुटेरेस। अगला सवाल है, किसने टिप्पणी की थी कि दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा को बनाया था? असल में गांधी जी की जो वैचारिक धारा थी, उनका सोच समझ था, वो भारत आने से पूर्व जो है वह एक सांचे के रूप में दक्षिण अफ्रीका में ढला था। उन्होंने सत्याग्रह जैसे अनेक प्रयोग वहाँ किए और जो आंदोलन की रणनीति होती है वहीं पर सीखा था। तो इसीलिए जो है दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा को बनाया था। तो यह बात किसने कही थी? तो यह बात चंद्रन देवनेसन ने कही थी। और महात्मा गांधी जो है उनको महात्मा करके सर्वप्रथम किसने पुकारा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने पुकारा था। अगला सवाल है, भारत में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया के पारंपरिक शैली, तो कौन सी शैली है? तो शैली है इंडो सार्वसैनिक शैली में बनवाया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो इंडो सार्वसैनिक शैली में बनवाया गया था। देखिए, इंडो सार्वसैनिक शैली क्या है? इंडो मतलब समझ जाइए कि हिंदुस्तान, और सार्वसैनिक मतलब समझ जाइए कि यह मुस्लिम की बात की जा रही है। असल में सार्वसैनिक जो है वह एक ट्राइब सार्सेन से लिया गया है जो मिडिल ईस्ट में रहती थी। ठीक है, अमूमन मिडिल ईस्ट के लोग जो है मुस्लिम धर्म को मानते हैं, तो इसीलिए इसको मुस्लिम से जोड़ा जाता है सार्वसैनिक को। तो इंडो सार्वसैनिक शैली में किसको बनाया गया था? गेटवे ऑफ इंडिया को बनाया गया था। इंडो सार्वसैनिक वास्तुकला के कुछ उदाहरण कौन कौन से हैं? तो मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है, चेन्नई में चेपॉक पैलेस है, मुंबई में ताजमहल पैलेस है, और मैसूर पैलेस जो है वह भी इंडो सार्वसैनिक वास्तुकला से बना हुआ है। भारत में कौन कौन से स्थापत्य शैलियां हैं? तो नागर शैली है, द्रविड़ शैली है, बेसर शैली है, गौथिक शैली है, और नव रोमन शैली है। अगला प्रश्न है, आधुनिक विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो माइकल फैराडे ने की थी। यह क्या है भाई? तो चुंबकीय प्रभाव से विद्युत प्रभाव उत्पादकता को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। जब किसी कुंडली को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में बल लगाकर घुमाया जाता है तो कुंडली के अंदर एक धारा प्रवाहित होती है। यह परिघटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से पहले अरस्टेड ने एक प्रयोग किया था। अरस्टेड ने क्या किया था कि एक तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी और वह वहां कंपास लेकर के पहुंच गए। तो कंपास जानते हैं नॉर्थ साउथ बताता है, यानी चुंबक के क्षेत्र पर जो है काम करता है। तो वहां पर क्या हो गया कि उसका जो कांटा होता है वो विचलित हो गया, और जब जब वह लेके जाता था विद्युत धारा जिस तार में प्रवाहित होती थी उसके पास ले जाता था और वह विचलित हो जाती थी। इससे उसने बताया, अरस्टेड ने बताया कि भाई धारा, विद्युत धारा जो होती है वह चुंबक के क्षेत्र का निर्माण करती है, तभी तो कंपास की सुई जो है विचलित हो गई थी। यहाँ पर फैराडे ने उल्टा काम किया। यहाँ पर कुंडली में जो है विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही, तो इसमें क्या किया गया कि कुंडली को जो है जोर से अंदर से बल लगाकर घुमाया जाने लगा। तो और किसकी उपस्थिति में? तो चुंबक के क्षेत्र की उपस्थिति में। मैग्नेट है ना, भारी फोर्स मैग्नेट का वहां बल लगा, तो उसमें क्या हुआ कि वह जो घूम रहा था कुंडली जो है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी, है ना। जनरेटर इसी सिद्धांत पर कार्य करता है ना। अगला सवाल है, गुजरात स्थित जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियां हैं वो किस प्रकार के आमों के लिए प्रसिद्ध है? तो वहां पर केसर नामक आम
पाए जाते हैं। देखिए गिरनार पहाड़ी जो है वह कहाँ स्थित है, वह जूनागढ़ में स्थित है। आपने पढ़ा होगा ना भारतीय राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम में, आपने जूनागढ़ का भी पढ़ा होगा कि जूनागढ़ एक रियासत थी, उसके जो महाराजा थे वह पाकिस्तान चले गए थे, वह भारत में विलय नहीं करना चाहते थे। आपने पढ़ा होगा ना, ये वही जूनागढ़ है। तो जूनागढ़ के पास गिरनार की पहाड़ियाँ हैं और यहाँ जो है अशोक के शिलालेख, स्कंदगुप्त के शिलालेख और रुद्रदामन के भी शिलालेख मिलते हैं। तो इसी गिरनार की पहाड़ी जो है इसमें आम उगाया जाता है, तो इस आम को कहते हैं केसर आम, है ना। और अल्फांसो आम जो है भारत के जो कोंकण तट है, महाराष्ट्र से कर्नाटक तक जो है ये जो तट है यहाँ कोंकण तट कहते हैं, इसी में जो है क्या उगता है, अल्फांसो उगाया जाता है। और तोतापुरी एक आम है जो जिसका एक नुकीला होता है सिरा तोते के जैसा, इसलिए इसको तोतापुरी कहा जाता है। और दशहरी आम जो है वह लखनऊ के आसपास उगाया जाता है। और ये जो दशहरी आम है उसे मलिहाबादी आम के भी नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा ई शॉपिंग वेबसाइट नहीं है। तो भाई देख लो, ट्विटर जो है वो सोशल नेटवर्किंग साइट है, इसमें खरीद बिक्री से लेकर शॉपिंग का कोई काम नहीं होता है। अभी ट्विटर का नाम जो है एक्स रखा गया है और अभी ट्विटर के मालिक एलॉन मस्क हैं। अगला सवाल है गन्ने के पौधे डैश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाले प्रभावकारी परिवर्तकों में से एक है। तो देखिए गन्ना में क्या होता है, मीठा होता है, ग्लूकोज भरा हुआ रहता है ना, ग्लूकोज सुक्रोज इसमें भरा हुआ रहता है। गन्ना क्या करता है, तो गन्ना जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, जड़ से पानी लेता है और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करता है। और ये जो ग्लूकोज के जो सुक्रोज होता है और हमें बहुत मीठा लगता है। का संश्लेषण का फॉर्मूला क्या है, तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 पानी के अणु मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन के 6 अणु भी बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण जो अभिक्रिया होती है वह श्वसन अभिक्रिया के विपरीत होती है। श्वसन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, 6 ऑक्सीजन अणु लेते हैं और जो हमने ग्लूकोज जो ग्रहण कर रखा है वह टूट जाता है। किसमें टूट जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है और जल के अणु में टूट जाता है ना। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त करते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, तो यही अभिक्रिया तो होती है श्वसन में। और प्रकाश संश्लेषण में इस तरफ से होती है अभिक्रिया और श्वसन में उल्टा होता है अभिक्रिया। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसकी स्थापना जो है 1957 में की गई थी। IAEA का मुख्यालय कहाँ है, तो ऑस्ट्रिया के वियना में है। वियना जो है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ठीक है। IAEA को 2005 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। और IAEA के डायरेक्टर जनरल जो है राफेल मारियानो ग्रोसी है। राफेल मारियानो ग्रोसी AEIA के डायरेक्टर जनरल है। देखिए IAEA का जो है क्या काम है, तो इसका काम है परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल को बढ़ावा देना और यह जो है रिपोर्ट सबमिट करती है हर साल। और देश विदेश में जो भी परमाणु कार्यक्रम को लेकर के जो भी अपडेट होती है वह जो है UNGA यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को यह रिपोर्ट करती है। देखिए वियना में जो है, देखिए वियना में UNIDO संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन और पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन OPEC का मुख्यालय भी वियना में है। अगला सवाल है एक अलग अनुशासन के रूप में माइक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो जॉन मेनार्ड कीन्स। कीन्स की एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। यह कब लिखी गई थी, तो 1936 में लिखी गई थी। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है और अमर्त्य सेन को कल्याण अर्थशास्त्र के क्षेत्र में काम करने के कारण इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और कार्ल मार्क्स कौन है, तो दुनिया के मजदूर एक हो, महान समाजवादी चिंतक जो है मार्क्सवाद के जनक कार्ल मार्क्स। अगला सवाल है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था। तो देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था, तो नवंबर 1930 में। अगर आपको 1930 भी मालूम है तो मार देंगे। गोलमेज सम्मेलन का क्रम क्या है, तो 1930, 1931 और 1932 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसमें से 1931 के जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें कांग्रेस ने भाग लिया था और कांग्रेस की तरफ से एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे, तो महात्मा गांधी थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय कौन हैं, तो BR अंबेडकर हैं। अगला प्रश्न है भारत में किस तिथि को परमाणु ऊर्जा की गतिविधियों की निगरानी के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग
एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 1948 में। 1948 के अगस्त में क्या किया गया था? तो परमाणु ऊर्जा गतिविधि की निगरानी हेतु परमाणु ऊर्जा आयोग जो है उसका गठन किया गया था। कब? तो अगस्त 1948 में। अगला सवाल है, लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? तो लखनऊ में जो है चिकनकारी, लखनऊ में जो है चिकनकारी कढ़ाई की एक पारंपरिक शैली है, इसीलिए लखनऊ जो है चिकनकारी नामक कढ़ाई की जो कला है उसके लिए प्रसिद्ध है। और ये फुलकारी जो है वह पंजाब से संबंधित है। कंथा जो है वह पूर्वी भारत में होता है। पूर्वी भारत में कहाँ? तो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और बांग्लादेश में, मतलब मूलतः बंगाली परिवेश में जहाँ है वहाँ कंथा, साड़ी में ये सब होता है, कपड़े में, तो कंथा जो है कढ़ाई। अगला है, भारत रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो भैया ये गांधी जी के समधी भी थे। कौन थे? राजगोपालाचारी जी। देखिए 1954 में 3 व्यक्तियों को, तीनों साउथ इंडिया के थे, याद रखिएगा, तीनों साउथ इंडिया के थे और तीनों को जो है प्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो किनको किनको दिया गया था? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, और एक कौन है? तो 1930 में जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो भारत रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? तो सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और इन्होंने एक पार्टी की भी स्थापना की थी। पहले तो कांग्रेस में थे, बाद में नेहरू जी से मतभेद होने के कारण इन्होंने एक अपनी पार्टी बना ली थी और कुछ चुनाव में इन्हें अच्छी सफलता भी मिली थी। तो स्वतंत्र पार्टी इसका नाम था। कब? 1959 में इसकी स्थापना हुई थी, 4 जून 1959 को। अगला सवाल है, 2019 में निम्नलिखित में से कौन से देश को यूएस ट्रेजरी विभाग द्वारा प्रमुख व्यापारिक भागीदारों की मुद्रा निगरानी सूची से हटा दिया गया? तो भारत है। देखिए क्या होता है कि कई लोग अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर देते हैं। भारत ने भी इतिहास में पूर्व में 3 बार ऐसा किया है। तो इसी को जो है यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका इसको गलत मानता है और उन्होंने एक नीति बना रखी है करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट, कि जो जो करेंसी मैनिपुलेट करते हैं उसको इस लिस्ट में डाल देते हैं। तो कुछ देश हैं जैसे चीन है, भारत है, ताइवान है, इसको जो है करेंसी मैनिपुलेटर मानता है यूएस और इस लिस्ट में डाल देता है। अगला सवाल है, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? तो भाई उस समय जो है सोफिया ने जीता था। आज के परिप्रेक्ष्य में क्या है? तो आज के परिप्रेक्ष्य में ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वह महिला वाला आरियाना सबलेंका ने जीता था, जबकि पुरुष में जैनिक सिनर जो कि इटली के थे उन्होंने विजय प्राप्त की थी। यह पूरा लिस्ट है, पहुंच करके आप देख सकते हैं। अगला सवाल है, दुनिया के बाकी देशों के साथ किसी एक देश के लेन देन को संक्षेप में बताने वाले खाते का समूह को क्या कहते हैं? खातों का समूह को भुगतान संतुलन कहते हैं। भुगतान संतुलन क्या होता है? भाई हमने कुछ खरीद बिक्री की, इतना आयात किया और इतना निर्यात किया, है ना, तो इसी का जो है इसी को हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। अगला सवाल है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला पलासी की लड़ाई में किससे हारे थे? तो भाई अंग्रेजों से हारे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी से हारे थे, क्लाइव के नेतृत्व वाली ईस्ट इंडिया कंपनी से हारे थे। कब हारे थे? तो 1757 में। दिन कौन सा था? तो 23 जून था। और सिराजुद्दौला को धोखा किसने दे दिया था? तो मीर जाफर ने दे दिया था, जगत सेठ ने दे दिया था, है ना। और यह लड़ाई कहां पर हुई थी? पलासी में हुई थी। पलासी कहां है? तो यह जो है नदिया जिले में है ना। मुर्शिदाबाद, आप जानते हैं कि बंगाल की एक समय राजधानी थी मुर्शिदाबाद, तो उसी के बाजू में जो है एक जिला है अभी वर्तमान पश्चिम बंगाल में जिसका नाम है नदिया जिला, वहीं पर यह पलासी पड़ता है। पलासी की लड़ाई को जो है एक निर्णायक युद्ध माना जाता है। हालांकि एक युद्ध नहीं था, विश्वासघात था, लेकिन फिर भी एक निर्णायक लड़ाई माना जाता है। अगला सवाल उस समय के तत्कालीन करंट अफेयर्स है, इसलिए इसको स्किप करेंगे। 2018 के एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह के दौरान भारत के ध्वजवाहक कौन था? तो उस समय नीरज चोपड़ा जी थे। लेकिन अभी सवाल क्या पूछ सकता है कि पेरिस ओलंपिक जो हुआ था उसमें भारत के ध्वजवाहक पूछा जाएगा। तो एक पेरिस ओलंपिक है और दूसरा पैरा ओलंपिक है। तो जो उद्घाटन समारोह हुआ था उसमें शरत कमल और पीवी सिंधु जो है वह ध्वजवाहक थी पेरिस ओलंपिक में, है ना, 2024 का। कहाँ हुआ था? तो फ्रांस में हुआ था, फ्रांस के पेरिस में। तो उद्घाटन में कौन जो है ध्वजवाहक थे? तो शरत कमल और पीवी सिंधु। जबकि समापन में कौन थे? PR श्रीजेश और मन्नू भाकर।
और पैरा ओलंपिक जो पेरिस में हुआ था 2024 में, उसके ध्वजवाहक कौन थे? तो शुरू में जो है उद्घाटन में भाग्यश्री यादव थे और सुमित अंतिल थे, जबकि समापन समारोह में कौन थे? तो हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। अगला सवाल है, किसानों की त्वचा को कीटनाशकों के प्रभाव से बचाने के लिए किसके द्वारा एक टॉपिकल जेल विकसित किया गया था? तो यह जेल जो है स्टेम सेल विज्ञान और पुनर्योजित चिकित्सा संस्थान बेंगलुरु इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम सेल साइंस एंड रिजेनरेटिव मेडिसिन बेंगलुरु के द्वारा विकसित किया गया था। तो यह क्या विकसित किया गया था? तो एक जेल विकसित किया गया था ताकि किसानों को कीटनाशकों से उनकी त्वचा खराब ना हो। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एकल चिप आधारित उपकरण है जो अपने आप में एक पूर्ण प्रोसेसर है और अंकगणितीय और तार्किक संचालन करने में सक्षम है? तो इसका सही आंसर है माइक्रो प्रोसेसर। अगला सवाल है, 1929 की महामंदी द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 इनमें से किस क्षेत्र में हुई थी? यह उत्तरी अमेरिका में हुई थी। अगला सवाल है, सहायक गठबंधन सब्सिडरी अलायंस 1798 में किसके द्वारा तैयार किया गया? तो वेलेजली के द्वारा किया गया था और सबसे पहले जो है हैदराबाद राज्य के साथ सहायक संधि की गई थी। उसके बाद 1799 में मैसूर के साथ, तंजौर के साथ भी 1799 में, 1801 में अवध के साथ, पेशवा के साथ भी 1801 में, जो भोसले जो हैं बरार के भोसले जो है उनके साथ 1803 में, सिंधिया जो हैं ग्वालियर के सिंधिया उनके साथ 1804 में, जोधपुर, जयपुर, मेचरी, बूंदी और भरतपुर के साथ 1918 में सहायक संधि की गई थी। अगला सवाल है कि किसने 23 अगस्त 2018 को बॉन्ड आई नामक दुनिया की पहली ब्लॉकचेन बॉन्ड का शुभारंभ किया? तो यह विश्व बैंक ने किया था। देखिए, ब्लॉकचेन में क्या होता है कि इसमें डेटा को क्रिप्टोग्राफी के जरिए लिंक किया जाता है और सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, इसमें डेटाबेस के सभी रिकॉर्ड किसी कंप्यूटर में नहीं होते बल्कि लाखों हजारों कंप्यूटरों में वितरित होते हैं और यह एक जटिल तकनीक है। आपने सुना होगा ना क्रिप्टो करेंसी, तो यही जो है ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है। अगला सवाल है, भारत में निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन यानी कि ब्लू मतलब नील, नीलगिरी पहाड़ियां, खासी और गारो की पहाड़ियां कहां पर है? तो यह मेघालय में है। और शिवालिक की पहाड़ियां जो है वह हिमालय का एक भाग है। हिमालय की 3 पर्वत श्रेणियां हैं ना, एक है महान हिमालय, दूसरा मध्य हिमालय, तीसरा शिवालिक। अगला सवाल है, किस वर्ष में राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया था? तो 1955 में जो है राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। किसका? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का, है ना। उसका नाम बदल दिया गया और क्या नाम रख दिया गया? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या था? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसके बारे में फैक्ट क्या है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया भारत के सबसे पुराने और सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंकों में से एक था। यह बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर बनाया गया था। किसे? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। फिर साल 1955 में क्या हुआ कि रिजर्व बैंक ने इस पर नियंत्रण हासिल कर लिया और 30 अप्रैल 1955 को इसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI कर दिया गया। अगला सवाल, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ के गठन से संबंधित है कि इनका गठन कब हुआ था? तो इनका गठन जो है 2000 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल FRBM एक्ट से है, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम से है। तो यह कब पेश कर दिया गया? यही गलत पूछ दिया गया सवाल। उनको पूछना चाहिए था कि कब पारित हुआ, तो 2003 में पारित हुआ था। तो सही आंसर 2003 हो जाता। तो इन्होंने पेश होने का वर्ष पूछ दिया, इसीलिए इस प्रश्न को इग्नोर कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। अगला सवाल है, मिट्टी का तेल लालटेन की बत्ती में इनमें से किस गुण के कारण ऊपर चढ़ती है? तो हम लोग जानते हैं केशिकत्व के कारण। केशिकत्व के कारण क्या होता है? स्याही सोखता है। हम लोग कागज में देखते हैं ना स्याही सोखता है, तो किसके कारण? केशिकत्व के कारण। दीपक में जो है तेल चढ़ता है उसकी बाती में, तो किसके कारण? केशिकत्व के कारण। पौधे में जो है जड़ रोम किसकी क्रिया के कारण जो है मिट्टी से जल ग्रहण करते हैं, है ना। इस प्रकार के उदाहरण है। अगला सवाल, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो रक्त जो है एक संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक जो है मानव के शरीर के हर अंग में पाया जाता है। कहाँ कहाँ? तो मांसपेशियां, हड्डियां, कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन, हड्डी, उपास्थि, रक्त, वसा ऊतक, लसिका ऊतक, इन सब में क्या पाया जाता है? तो संयोजी ऊतक पाया जाता है। अगला सवाल है, अर्थशास्त्र में SLR क्या है? तो SLR का पूर्ण रूप है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। देखिए SLR क्या है? तो यह एक मौद्रिक नीति उपकरण है जिसके तहत बैंकों को लोगों के पास उधार देने से पहले कुछ तरल परिसंपत्तियां अपने पास कुछ न्यूनतम राशि के रूप में रखनी होती हैं और यह राशि जो है नगद, सोना, सरकारी बॉन्ड कुछ भी हो सकते हैं। इस प्रकार इस सेशन का अंत होता है। थैंक यू।